रात में इनके पेट में दर्द हो जाता होगा ना, कुछ खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई और पेट में गुड़गुड़ हो गई तो बोलते होंगे आरक्षण की वजह से हो गया। इनके जो है कुछ बीमारी लग जाती होगी तो बोलते होंगे आरक्षण की वजह से हो गया। तो इनको एक कॉम्प्लेक्स है। इनको ईडब्ल्यूएस तो सही लगता है, जो सुदामा कोटा मिला हुआ है उसको तो गाली नहीं देते, उसको नहीं बोलते कोटे वाला है, मेरिट का नुकसान होता है। लेकिन जब वो आरक्षण SC ST OBC को मिलता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। 21 अगस्त भारत बंद का था, लेकिन तमाम लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही विफल प्रदर्शन था। ऐसा कहने वाले लोग जो हैं या तो मूर्ख हैं या बहुत चालाक हैं। अगर उनको भारत बंद ऐसा चाहिए जिसमें हिंसा हो जाए, जिसमें बसें जला दी जाएं, जिसमें सरकारी संपत्तियों को रौंद दिया जाए, पुलिस के साथ मारपीट की जाए, तो वैसा भारत बंद दलित समाज के लोग नहीं करते। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं। इनको दिक्कत आरक्षण से नहीं है, इनको दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति कल इनके ज़मीन पे जूतों के पास बैठा हुआ था, आज वो सम्मान से कुर्सी पर कैसे बैठा हुआ है। इनको दिक्कत इस बात से है। जो व्यक्ति इनके आगे जी हजूरी करके हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, मालिक दया करो, आज वो व्यक्ति सम्मान के साथ छाती चौड़ी करके इनके सामने खड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति को ये जूता चप्पल पहन के अपने घर के सामने से गुजरने नहीं देते थे, आज वो 5,000 10,000 का वुडलैंड का नाइकी का शूज़ पहन के जा रहा है। इनके कलेजे पर, छाती पर इनके सांप लौटते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्गीकरण के खिलाफ जिस प्रकार से तमाम लोग उतरे, 21 अगस्त को भारत बंद किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसके बाद कहा कि 11 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन, बड़ा अल्टीमेटम देने वाले हैं। देश दुनिया में तमाम चीज़ें चल रही हैं जिन पर मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ, पब्लिक ओपिनियन कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत है, प्रोफेसर रतन लाल से बातचीत है। लेकिन इस बीच में सबसे सटीक विश्लेषण जो मैं खुद भी देख रही हूँ वो द न्यूज़ वीक का है, जो आप सभी तमाम लोग मुझे लगता है देखते भी हैं। और इस वक्त सुमित चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को जय भीम। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरुआत करना चाहेंगे। जो फैसला उन्होंने सुनाया, उन पे उनका कहना है कि भविष्य में ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ये देखिए भ्रम की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसमें क्या सभी पक्षों को सुना गया? एक वर्ग ने मांग किया कि हम पे क्रीमी लेयर लागू हो, एक वर्ग कह रहा है कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं बुलाया गया, शेड्यूल ट्राइब कमीशन को नहीं बुलाया गया। इस मामले में शेड्यूल ट्राइब तो पार्टी नहीं था, उन्होंने किसी ने सब क्लासिफिकेशन की मांग नहीं की, क्रीमी लेयर की मांग नहीं की, लेकिन शेड्यूल ट्राइब पर भी फैसला लागू कर दिया गया। और जो दलित बहुजन संगठन है उनको बुलाया नहीं गया, उनके वकील पेश नहीं हुए। तो ये आपस में बैठ के उन्होंने काम कर लिया, आपस में बैठ के सरकार और तमाम लोगों ने मिलकर काम कर लिया। इसमें दलित बहुजन समाज की नुमाइंदगी कहाँ थी? अब हमारे बारे में फैसला ले रहे हो तो हमारी बात सुनोगे ना, हमारे मसलों को सुनिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे वकील जाते, हमारे डेलीगेशंस जाते, वो बात रखते, डेटा होता, तब आप कोई फैसला लेते ना। हैरान करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में किसी डेटा की बात नहीं कर रहा। अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कम फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो आप उसको स्थापित कैसे करते हैं? आप आंकड़ों से स्थापित करते हैं। आप आंकड़े दीजिए। आपने कोई नेशनल कमीशन बनाना चाहिए था, कोई कमेटी बनाते, पूरे देश में आंकड़े जुटाए जाते और आप जातिवार डेटा जारी करते ना। और सिर्फ SC ST OBC का नहीं, आपको सवर्णों का भी जारी करना पड़ेगा ना कि उनकी आबादी कितनी है, वो कितने % हैं देश में, उनकी आबादी कितनी है और वो सरकारी नौकरियों में कितने ज़्यादा हैं, उनकी भागीदारी कितनी है, वो 10% की संख्या और वो 90% से ज़्यादा पदों पर काबिज हैं। तो वहाँ आप क्रीमी लेयर लागू करने की बात क्यों नहीं करते? क्या EWS में एक ही जाति सारा फ़ायदा नहीं उठा रही है? क्या सवर्णों में एक जाति ज़्यादा प्रतिनिधित्व EWS में नहीं ले रही है? तो आप EWS में क्रीमी लेयर लागू करने की बात क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे सब क्लासिफिकेशन बात लागू करने की बात क्यों नहीं कर रहे? आपको सारा का सारा मसला जो है वो SC ST के मसलों पर आकर उसी में आपको भेदभाव करने का, उसी में आपको बंटवारा करने का जो है फैसला आपको लेना पड़ता है। तो हम इससे आहत हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत हुई। जनता सबसे बड़ी है ना देश में। सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद हो गया, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हो गए वो संवैधानिक तौर पर सुप्रीम है, लेकिन जनता उससे भी ज़्यादा सुप्रीम है। जब जनता ये कह रही है कि हमको ये फैसला मंजूर नहीं है, जनता ने 21 अगस्त के भारत बंद में इतनी बड़ी संख्या में देश की दलित बहुजन आबादी ने सड़कों पर आकर ये बता दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है और हम उसको नहीं मान रहे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी गवाही और क्या चाहिए। समाज जब इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लोग सड़कों पर आए और वो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, तो उससे बड़ी गवाही तो कुछ नहीं हो सकती ना। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। संवैधानिक तौर पर उन्होंने जो बातें बोली हैं, एक सबसे बड़ी अदालत के तौर पे, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है उसके तौर पर वो बोली है,
उसको मानने के लिए हम लोग बाध्य हो सकते हैं कि वो कानून बना दे तो हम उसको मानेंगे, लेकिन हम उसकी इज्जत करेंगे ये इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते वो हमको। हम उस जजमेंट की इज्जत नहीं करते, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते वो जजमेंट को, और वो हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। अच्छा सुमित, 21 अगस्त भारत बंद का था, लेकिन तमाम लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही विफल प्रदर्शन था। ऐसा कहने वाले लोग जो हैं या तो मूर्ख हैं या बहुत चालाक हैं, या तो उनको दिख नहीं रहा कि क्या हुआ है इस देश में 21 अगस्त को, या वो जानबूझकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद हुआ था SC/ST एक्ट पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आंदोलन किया था। उसी तरह का एक ऐतिहासिक आंदोलन 21 अगस्त को हुआ है, जिसमें दलित बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने, तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने, 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में तो राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं थी, लेकिन इस बार समाज की भावनाओं को देखते हुए, विद्रोह की भावनाओं को देखते हुए पार्टियों को भी उसमें आना पड़ा, और वो आंदोलन और भी बड़ा बन गया। तो वो इतना कामयाब हुआ है, देश में भारत बंद हो गया, सड़कों पर लाखों लोग थे, मीडिया को मजबूरी में वो दिखाना पड़ा, भले ही वो नेगेटिव दिखाते हैं कि जो है वो ट्रैफिक हो गया या असुविधा हुई लोगों को, वो तमाम तरीके से परेशान करने वाली खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्होंने दिखाया। एक दिन पहले से वो उसके बारे में तैयारियां कर रहे थे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड में मेरे तमाम रिपोर्टर्स ने जो वीडियोज़ हमको भेजी हैं, जो हमने अपने चैनल पर रिपोर्ट किया है, और हमने बताया कि गुजरात के किसी गांव में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार के चेवाड़ा एक छोटी सी जगह वहाँ पर कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, ओडिशा में कैसे ट्रेन रोकी जा रही है। तो इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए, इससे बड़ी तस्वीरें अपने आप में बताती हैं ना। नेशनल पे नंबर पे हमने ट्रेंड किया ट्विटर पे, हमारे तमाम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, और वो दिखाता है कि भारत बंद सफल हुआ है। जिन लोगों के दिमाग में कुछ कुंठाएं भरी हुई हैं, जो दलित बहुजन समाज को बेवकूफ़ समझते हैं या चाहते हैं कि उनका हमेशा शोषण होता रहे और वो अपने अधिकार के लिए बोले ना, वो लोग ज़रूर इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको भारत बंद ऐसा चाहिए जिसमें हिंसा हो जाए, जिसमें बसें जला दी जाएं, जिसमें सरकारी संपत्तियों को रौंद दिया जाए, पुलिस के साथ मारपीट की जाए, तो वैसा भारत बंद दलित समाज के लोग नहीं करते। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं, हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मानस संतान हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून का राज स्थापित किया। उन्होंने देश में संविधान बनाया, कानून बनाया। तो जिस व्यक्ति ने कानून बनाया, जिसके हम बच्चे हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, हमारे लोगों ने सड़कों पर निकले तो शांति के साथ निकले, किसी को गाली गलौज नहीं किया, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोले, कहीं पे आगजनी नहीं किया। पुलिस ने हमारे पटना में, जोधपुर में हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन हमारे लोगों ने उनके साथ रेटेलिएट नहीं किया कि उनके ऊपर पथराव कर दो या उनके साथ हिंसक तरीके से भिड़ंत हो जाए, ऐसा हमारे लोगों ने नहीं किया। और ये ऐसे लोग चाहते हैं कि शायद वैसा प्रदर्शन होता तो वो इसको सफल मानते, जब हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो जाते, कहीं पर कुछ बुरा हो जाता, पुलिस के साथ एट्रोसिटीज़ हो जाती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने संवैधानिक तौर पर उसका पालन किया, शांति बनाए रखी, और मुझे लगता है कि ये बहुत कामयाब आंदोलन है। वो लोग कभी भी हमारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करते नहीं हैं। हम कितने ही आंदोलन करें, हम कितने ही संघर्ष करें, हम कितना ही जो है सड़कों पर निकल जाएं, उनको कभी हमारा संघर्ष दिखता नहीं, उनको कभी हमारा आंदोलन समझ में आता नहीं। वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें उनके स्टैंप की ज़रूरत ही नहीं है ना, कि वो स्टैंप लगा के दें कि आंदोलन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। तुम होते कौन हो, खुद अला यू। हम अपने लोग अपने आंदोलन को खुद देख रहे हैं ना, हमने खुद उसकी रिपोर्टिंग की है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए, बहुजन मीडिया के ज़रिए, हम मनु मीडिया पर जो है उसके डिपेंडेंट नहीं है कि वो हमारे आंदोलन को कामयाब दिखाएगा। हज़ारों लाखों लोग उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, बहुजन मीडिया के चैनल उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो अपने आप में सबूत है कि वो कामयाब हुआ। तुम कौन होते हो हमको ये सर्टिफिकेट देने वाले कि हमारा आंदोलन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुमको लग रहा है तो तुम उसके खिलाफ बंद करके दिखा दो, तुम बंद करके दिखा दो खिलाफ कि नहीं क्रीमी लेयर पे होना चाहिए, उसके खिलाफ भारत बंद। आपको आपकी औकात पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगी आपकी हैसियत क्या है। तो समाज ने आंदोलन को कामयाब बनाया, और मैं उसको एक कामयाब आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन के तौर पे देखता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पब्लिक ओपिनियन क्या था, और ख़ासतौर पर मैंने एक तबके यानी कि श्रवण समाज से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये लोग कितना और आरक्षण चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। हम तब तक चाहते हैं जब तक हमारे साथ जातिवाद होता रहेगा। हम तब तक चाहते हैं जब तक हमारे को भेदभाव का सामना करना पड़ेगा।
हम तब तक आरक्षण चाहते हैं जब तक आप हमको जाति देख के कमरा देते हो। हम तब तक आरक्षण चाहते हैं जब तक आप हमसे जाति देख के शादी ब्याह करते हो, रोटी बेटी का संबंध बनाते हो। हम तब तक आरक्षण चाहते हैं जब तक आप हमारे लोगों को जाति के वजह से जाति की पहचान करके आप उनके ऊपर अपराध करते हो, उनके ऊपर उत्पीड़न करते हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि देश में शेड्यूल कास्ट के ऊपर 57,000 से ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के केस दर्ज होते हैं साल में, और ये वो केस हैं जो थाने की दहलीज तक पहुँचते हैं। जो थाने की दहलीज तक आते ही नहीं है उनका तो कोई नंबर है ही नहीं। कितने असंख्य मामले ऐसे होंगे। तो जब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, जब तक भेदभाव होता रहेगा, हमको आरक्षण चाहिए। क्योंकि आप हमारे साथ भेदभाव तो जाति देखकर करते हो। कमरा आप दोगे तो जाति देख के करोगे, आपको दामाद चाहिए, बहू चाहिए, जाति देख के चाहिए, आपको अपना पड़ोसी कौन होगा वो जाति देख के चाहिए। आप नैनीताल में हमारे दलित व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी थी, ब्राह्मण महिला उसको गाली देती है कि चमार को हम बसने नहीं देंगे अपने पड़ोस में, उसको गाली दे के भगाती हैं वहाँ से। तो जाति देख के हुआ कि आर्थिक स्थिति देख के हुआ? एक व्यक्ति हमारा जो आईएएस बन जाता है, आईपीएस अफसर, राजस्थान में आईपीएस अफसर को घुड़चड़ी निकालने के लिए 100 पुलिस वाले लगाने पड़े। आईपीएस बन गया, वो पुलिस अफसर है, वो उसकी घुड़चड़ी में 100 पुलिस वाले लगे हैं कि क्योंकि सवर्णों ने उसको धमकी दिया था कि तुम्हारे ऊपर पथराव कर देंगे। तो क्या ये आर्थिक स्थिति देख के हो रहा है? दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, बम्बई जैसे बड़े शहरों में आप घर ढूंढने जाइए, आपसे जाति पूछी जाती है ना। आपके जो तमाम लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव जाति देख कर होता है। तमाम हमारी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, वो जाति देखकर होता है ना, वो उनकी आर्थिक स्थिति देख के तो नहीं होता कि वो क्या होता है। तो जब तक आप भेदभाव करते रहोगे हम आरक्षण लेते रहेंगे, क्योंकि आपने इतने हज़ारों साल हमारे साथ शोषण किया है। ये अभी तो हमने शुरुआत की है ना, अभी तो हम पहली पीढ़ी के लोग हैं, दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जो स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं। अब आप कहते 75 साल हो गए, 70 साल हो गए। मैं अपने घर का पहला ग्रेजुएट आदमी हूँ जो कि कॉलेज गया। आप आरक्षण को रोए जा रहे हैं कि हो गया। कितने लोगों को हमारे को फ़ायदा मिल गया, कितने हमारे लोगों। अब आप प्राइवेट कर देते हैं सारी चीज़ें। आपने सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया, आपने एयर इंडिया को बेचा। एयर इंडिया में आरक्षण लागू था, SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो गया। आपने गेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, आप रेल को बेच रहे हैं। सब जगह आप नौकरियाँ ख़त्म कर रहे हैं। रेलवे जो है इतनी ज़्यादा नौकरियाँ देता था, उसमें खलासी की नौकरी होगी, कुक की नौकरी होगी, धोबी की नौकरी होगी, माली की नौकरी होगी, क्लीनर की नौकरी होगी, पानी पिलाने वाले की नौकरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी नौकरियां ख़त्म कर दी। उसमें आरक्षण था, वो सारी नौकरियां ख़त्म हो गई। और बड़ी संख्या में दलित बहुजन समाज के लोग, वो क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो इस तरह की छोटी नौकरियां, ग्रुप डी की नौकरियां उनको मिलती थी, आपने उनको ख़त्म कर दिया। मोदी जब सत्ता में आए 2014 में, केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियाँ वैकेंट थी, सारी ख़त्म कर दी। उसमें से कम 5 लाख नौकरियाँ हमारे को मिलनी चाहिए थी, 50% नहीं मिला। तो आप हमारे साथ इतना शोषण कर रहे हैं, हमारी हकमारी कर रहे हैं। और हम पहली पीढ़ी के लोग जब अच्छा कोट पहन लेते हैं, अच्छा सूट पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो आपको पेट में मरोड़ होती है। मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स है। सवर्णों को कहीं ना कहीं एक दिमागी तौर पर उनके ये बैठी हुई है कि उनको हर चीज़ आरक्षण से लगती है कि आरक्षण की वजह से होता है। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि रात में इनके पेट में दर्द हो जाता होगा ना, कुछ खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई और पेट में गुड़गुड़ हो गई, तो बोलते होंगे आरक्षण की वजह से हो गया। इनके जो है कुछ बीमारी लग जाती होगी तो बोलते होंगे आरक्षण की वजह से हो गया। तो इनको एक कॉम्प्लेक्स है। ये इनको EWS तो सही लगता है, जो सुदामा कोटा मिला हुआ है उसको तो गाली नहीं देते, उसको नहीं बोलते कोटे वाला है, मेरिट का नुकसान होता है। लेकिन जब वो आरक्षण SC ST OBC को मिलता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। तो ये इनकी मानसिक कुंठा है, मनुवादी मानसिकता है, जो नहीं चाहती कि हम अपना हकाधिकार के साथ आगे बढ़ें और हम समानता के साथ जिएं और सम्मान के साथ जिएं। इनको दिक्कत आरक्षण से नहीं है, इनको दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति कल इनके ज़मीन पे जूतों के पास बैठा हुआ था, आज वो सम्मान से कुर्सी पर कैसे बैठा हुआ है। इनको दिक्कत इस बात से है। जो व्यक्ति इनके आगे जी हजूरी करके हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, मालिक दया करो, आज वो व्यक्ति सम्मान के साथ छाती चौड़ी करके इनके सामने खड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति को ये जूता चप्पल पहन के अपने घर के सामने से गुजरने नहीं देते थे, आज वो 5,000 10,000 का वुडलैंड का नाइकी का शूज़ पहन के जा रहा है। इनके कलेजे पर, छाती पर इनके सांप लौटते हैं। ये वो कुंठ है, वो मनुवादी मानसिकता है जो इस तरह से हमारे आरक्षण के खिलाफ गाली देती है। आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, आरक्षण देश को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस हरियाणा के परिवेश से गुजरा हूँ, मेरे पिता को चपरासी की नौकरी में आरक्षण मिला। वो 8वीं पास करके चपरासी की नौकरी पे मिले। उसके बाद उस एक चपरासी की नौकरी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं देश के सबसे बड़े मीडिया स्कूल में पढ़ पाया बिना आरक्षण के। मैंने अपनी ग्रेजुएट की बिना आरक्षण के। मैंने 4 बड़े मीडिया चैनलों में काम किया बिना आरक्षण के। मीडिया में तो आरक्षण लागू नहीं है ना। और आज हम अपनी स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। सरकार को लाखों रुपए का साल में टैक्स देते हैं, चीज़ें खरीदते हैं उन पर टैक्स देते हैं। तो हम सरकार को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग दे रहे हैं, देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पिता को वो आरक्षण नहीं मिला होता,
मैं आज कहीं मजदूरी कर रहा होता, मैं कहीं खेत में काम कर रहा होता, मैं कहीं फैक्ट्री में कुछ काम कर रहा होता, तो मैं देश में शायद उतनी योगदान नहीं दे पाता जितना मैं एक सभ्य नागरिक के तौर पे, एक संपन्न नागरिक के तौर पे, एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे मैं सरकार में देश को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकता हूं। तो आरक्षण से अवसर मिलते हैं, समानता की तरफ लोग बढ़ते हैं, उनके लिए अच्छे अवसर बनेंगे तो वो अच्छी तरक्की करेंगे, और जब तरक्की करेंगे तो देश बेहतर होगा ना। आप चाहते हैं हमारा देश गरीब रहे, आप चाहते हैं हमारा देश जो है वो इसी तरह से बीमार रहे, इसी तरह से वो जूझता रहे। जब आप उनको मौके अच्छे दोगे तो वो अच्छे नागरिक बन के भी निकलेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, और जो आरक्षण को गाली देता है, आरक्षण का विरोध करता है, वो देश का विरोधी है। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, देश के विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। क्या सुमित चौहान के साथ भी कभी जाति भेदभाव हुआ है? बहुत बार हुआ है। मतलब इस देश में शायद ही कोई दलित व्यक्ति ऐसा होगा जिसको उसके बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक, बल्कि मरने के बाद भी आप शमशान में यहाँ जला सकते हो, यहाँ नहीं जला सकते, तमाम कहानियाँ हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति शायद दलित नहीं होगा जिसको उसकी जाति का एहसास ना कराया जाता हो। अगर कोई आपको ये कहे कि मैं जाति को, अब मेरे को अपनी जाति नहीं पता और मैं जातिवाद नहीं करता और मुझे तो पता ही नहीं जाति क्या होती है, तो बहुत लोग कहते हैं। वो 101% आप उनका कास्ट बैकग्राउंड देखेंगे तो वो सवर्ण होंगे। कोई दलित आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई ऐसा दलित व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो ये कहेगा कि मैंने जातिवाद नहीं झेला, या मैंने अपनी जाति का ताना या मेरिट का ताना, तुम कोटे वाले हो, ये नहीं सुने। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं स्कूल, कॉलेज और तमाम जगह जहाँ मैंने काम किया, जहाँ मैंने पढ़ाई की, सब जगह जातिवाद का सामना किया है। और उन लोगों के उनसे किया है जिनके साथ आप काम करते हो, जो आपके कलीग हैं, जो आपके साथ में एक ही टेबल पर बैठ के काम करते हैं, उन लोगों से भी इस तरह के जातिवाद के हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस झेले हैं। और मैं आपको एक न्यूज़ रूम का एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया न्यूज़ में जब मैं काम करता था तो वहाँ पर दीपक चौरसिया मेरे एडिटर थे, और उस समय मैं उनकी टीम को लीड कर रहा था। तो मेरे टीम में 5-6 लोग और थे। एक गुप्ता नाम का गाय, देयर वाज अ गाय, उसका गुप्ता नाम था। और वो न्यूज़ रूम में जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, कुछ बड़ी खबर होती है, तो थोड़ा हलचल ज़्यादा हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं, अरे ये हो गया, ये ब्रेकिंग चलाओ, उसको लाइन अप करो। थोड़ा एक्साइटिंग माहौल होता है न्यूज़ रूम का। तो हम लोग काम कर रहे थे, थोड़ा हल्ला गुल्ला न्यूज़ रूम में हो रहा था। तो वो व्यक्ति उठता है और एकदम उठ के अचानक से कहता है कि चमार घुस गए इस न्यूज़ रूम में, देखो कितना हल्ला मचा के रखा हुआ है। और उस न्यूज़ रूम में मैं वहीं बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं उसकी टीम को लीड कर रहा हूँ। वो सीनियरिटी में, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वो मेरे से ज़्यादा सीनियर था, लेकिन क्योंकि पोजीशन को मैं लीड कर रहा था अपनी मेहनत के दम पे, अपनी मेरिट के दम पे, जिस मेरिट का ये ताना दे रहे हैं, तो वो रैंक के हिसाब से मुझसे नीचे था, क्योंकि उसको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और उसको मेरी जाति का पता है, उसको ये पता है सुमित चौहान कौन है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी-शर्ट्स पहन के अपने ऑफिस जाता था। ये सब जानने के बावजूद वो मेरे को इस तरह की बातें बोलता है। और मैंने उससे पूछा कि कितने चमार हैं भाई? मैं अकेला चमार हूँ इसमें, इस न्यूज़ रूम में, तो मेरे को दिखा दो दूसरा वाला कौन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये इस तरह से बोलने की? तो खूब आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहस हुई। इस तरह के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो अलग अलग न्यूज़ रूम्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए हमारे सामने हुए हैं। और एकदम तोड़ के रख देता है, क्योंकि आपको कोई बचाने वाला नहीं होता, आपका कोई गॉड फादर नहीं होता, आप उनके जैसे हो नहीं, उनके क्लब में शामिल नहीं हो सकते। तो जो युवा जर्नलिस्ट होते हैं, जो दलित बहुजन बैकग्राउंड के पहली पीढ़ी के लोग हैं ना, हमारे माँ बाप बेचारे मजदूर हैं, किसी तरह सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर ये लोग घेर के इस तरह से जातिवाद करते हैं। तो कई बार मनोबल टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है और दुख भी होता है। अब आप सोचिए, किसी महिला को कोई व्यक्ति हैरेस कर रहा है और उस महिला को रोज़ उस व्यक्ति के सामने जाके बैठ के काम करना पड़ता है, और रोज़ उस व्यक्ति से बात करनी है कि क्या काम करना है, क्या स्टोरी आइडियाज़ होंगे, और वो व्यक्ति उसको लगातार परेशान भी कर रहा है। आप उस महिला की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने शोषण से, कितनी पीड़ा से गुजर रही होगी। ऐसे ही जब दलित समाज के व्यक्ति जो कास्ट एक्सपीरियंस से झेल रहे हैं, उन लोगों के साथ में जिनके साथ वो बैठ के काम करते हैं और रोज़ उन्हीं के साथ जाके काम करना है, कितनी मानसिक संतुलन उनका ख़राब होता है, कितना उनको पीड़ा होती है। तो ये मेंटल हैरेसमेंट भी होती है और तमाम तरीके की अब्यूज़ होती हैं। मुझे लगता है कि जो SC/ST एसोसिएशंस हैं या SC/ST सेल है, वो भारत के न्यूज़ रूम्स में भी होनी चाहिए। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की सेल होती हैं, वैसे कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी भी शिकायत करने के लिए, उसको डील करने के लिए वहाँ पर सेल्स बनानी चाहिए। कोई कास्ट सेल जो कि इस तरह के मामले देख सके, वो बनानी चाहिए। बहुत एक्सपीरियंसेस हैं और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस आपके दिल पे छप जाते हैं, आप पूरी ज़िंदगी इनके साथ जीते हो, फिर पूरी ज़िंदगी इनके साथ जीते हो। आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है कितना लंबा और संघर्ष हमें अभी करना पड़ेगा और ये जातिवाद कब ख़त्म होगा?
इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। लोग बोलते हैं ये कृषि प्रधान देश है, मैं बोलता हूं ये जाति प्रधान देश है। यहाँ हर चीज़ में जाति देखी जाती है। आप अखबार का पन्ना उठाइए, आप देखिए वर वधू कौन किसके लिए ढूंढ रहा है, सब अपनी जाति के लिए ढूंढ रहे हैं। रिसर्च है इसमें बाकायदा कि जो शहर विकसित होते हैं वहाँ पर किन लोगों को घर दिए जाते हैं, कौन रेंट पे रहता है, कौन खरीदार होता है फ्लैट्स का, वो जाति के हिसाब से होता है। और कई विज्ञापन इस तरह से दक्षिण भारत से भी कुछ विज्ञापन आए जहाँ पर ये कहा गया कि वो सिर्फ सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए लोकेलिटी बना रहे हैं, वहाँ पर बाकी लोगों का एंट्री नहीं होगा, या वो अनटच्ड फ्लैट्स हैं। इस तरह के विज्ञापन भी हम लोगों ने देखे हैं। ये एक्सपीरियंस से जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि जातिवाद खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दलित बहुजन समाज, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान से जो अधिकार मिला, जो आरक्षण का थोड़ा फ़ायदा मिला, उससे अब थोड़ा एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। वो अभी धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहा है, थोड़ा बेहतर स्थिति में आ रहा है। तो इन लोगों को वो दर्द होता है कि ये व्यक्ति क्यों अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, ये क्यों बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम किस एंगल से दलित लगते हो, तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम आईफोन यूज़ करते हो, बड़ी गाड़ी से चलते हो, तुम किस एंगल से दलित लगते हो। मैं बोलता हूँ दलित लगने के लिए क्या करना होता है। कोई सींग विंग होते हैं दलितों के, कुछ माथे पे कुछ लिखा होता है। तुम किस एंगल से ब्राह्मण लगते हो या ठाकुर लगते हो, क्या एंगल है, मतलब इज़ देयर एनी टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर जिससे पता चले। आपको ऐसे ही दलित चाहिए क्या जो जिसका कपड़ा फटा हो, जिसकी हड्डियां दिख रही हों, और आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहे और बोले कि आप मेरे को रोटी खिला दो, या मेरे साथ ये हो गया तो आप मेरी मदद कर दो। आपको क्यों एक कॉन्फिडेंट, एक संपन्न दलित जो कि अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करते हुए, अच्छा लाइफस्टाइल जीते हुए, दलित भी तो डिज़र्व करते हैं ना अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी जीना, वो भी डिज़र्व करते हैं ना। आपको वो क्यों नहीं हजम होता। तो जब दलित बहुजन समाज इस तरह से थोड़ा संपन्न होता है, थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आता है, किसी फ़ोन में रिंगटोन बज रही होती है जय भीम की, कोई अपनी गाड़ी पे बड़ा सा जय भीम लिखवा देता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिग्नेचर लगा देता है, तो ऐसे जातिवादी जो लोग हैं उनके पेट में मरोड़ होती है, उनको उसमें घृणा लगती है। उनको ये लगता है कि हमारी जाति तो श्रेष्ठ थी, ये तो नीचे लोग थे, ये कैसे ऊपर आ गए हैं। इसलिए आप देखिए कि दलितों के ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक रेटेलिएशंस बन गई है कि वो जब दलित ज़्यादा मुखर होते हैं, ज़्यादा विरोध करते हैं अपनी चीज़ों को लेके, कास्ट असर्ट करते हैं कि वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ आवर कास्ट आइडेंटिटी। अब पहले दलितों को चमार कहना, भंगी कहना, वाल्मीकि कहना, जाटव कहना गाली की तरह इस्तेमाल होता था। हम हमारे बच्चे बोर्ड लेके खड़े हैं, ग्रेट जाटव, ग्रेट वाल्मीकि, तो वो कास्ट असर्ट कर रहे हैं ना कि हम शर्मिंदा नहीं हैं। अगर हम वाल्मीकि हैं, हम चमार हैं, तो हम शर्मिंदा नहीं हैं भाई। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने जाति व्यवस्था बनाई और तुमने हमारी जाति के नाम को गाली बना दिया। तो जब जो हमारे बच्चे ऐसे बोर्ड लेके खड़े होते हैं, वो अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके ऊपर ज़्यादा हमले करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक्स करते हैं। तो आप देखिए जब हमारी जयंती में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं और जलसे निकलते हैं, तो कई बार उन पर हमला हो जाता है, पथराव हो जाता है। तो वो नफ़रत हमारे लोगों से करते हैं, और वो नफ़रत इनको घरों से मिलती है, इनके संस्कारों से मिलती है। घर में बता देते हैं किसके साथ खेलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ रोटी खानी है। वरना एक दूसरी क्लास, 5वीं क्लास के बच्चे को कैसे पता कि भोजन माता जो दलित है उसके बनाया हुआ खाना नहीं खाना। वो एक दलित महिला के कुक ने, जिसने मिड डे मील का खाना बनाया, उसका खाना खाने से मना कर देते हैं। एक छोटे बच्चे को कैसे मालूम जाति क्या होती है, उसको सिखाया जाता है। तो भारत के लोग जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, और वो अपने घरों में कास्ट को प्रैक्टिस करते हैं, और कास्ट को वो गलत नहीं मानते। उनकी धार्मिक रूप से उनके ग्रंथों में, उनके धार्मिक ग्रंथों में जाति को मान्यता दी हुई है। उसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि मैंने चतुर्वर्ण के हिसाब से सृष्टि को बनाया, मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, पैरों से शूद्र पैदा हुए। गीता में लिखा हुआ है कि मैंने चतुर्वर्ण को बनाया और गुण कर्म के हिसाब से उनको उनके काम सौंप दिए। तो जिस चीज़ को धार्मिक मान्यता मिली होती है, तो लोगों को उसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता, उसको उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि जब कोई हिंदू जातिवाद करता है तो वो दरअसल अपने हिंदू धर्म का पालन कर रहा होता है। उसको लगता है कि दिस इज़ व्हाट माई रिलीजन इज़ टीचिंग मी, यही तो मेरे रिलीजन में लिखा हुआ है ना। तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करता, वो उसको एंजॉय कर रहा होता है कि एक ब्राह्मण अगर किसी दलित व्यक्ति को ये कहता है तो दूर हो जा, अछूत है तू, मेरे को टच मत कर, मैं सुपीरियर हूँ, तो उसको कुछ गलत नहीं लगता। उसमें लगता है कि दिस इज़ दी काइंड ऑफ रिलीजन और द प्रैक्टिसेस विच माई हिंदू रिलीजन इज़ टीचिंग मी, वो मेरे को सिखाता है। तो ये एक मानसिकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कास्ट इज़ नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड, और वो साथ में ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म का जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, वो 4 मंजिला इमारत की तरह है। जो व्यक्ति जिस मंजिल पर पैदा हुआ है वो वहीं पर मर जाएगा, क्योंकि एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं। कोई
एंट्रेंस नहीं है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी मंजिल पे चले जाएं। तो आप हमारे देश में धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, आप हिंदू से मुसलमान हो जाइए, मुसलमान से ईसाई हो जाइए, ईसाई से बौद्ध हो जाइए, लेकिन आप दलित से ब्राह्मण नहीं बन सकते और ब्राह्मण से दलित नहीं बन सकते। तो यहाँ पर कास्ट कन्वर्जन नहीं है, रिलीजियस कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन जाति नहीं बदलती, मरने के बाद भी नहीं बदलती। तो मुझे लगता है कि जब तक इस तरह की मानसिकता रहेगी और लोग अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा मानते रहेंगे, तब तक जाति का कोई अंत नहीं है। ऐसे लोगों को हमने समझा लिया बहुत, उनको हमारे तमाम महापुरुष जो हैं, संत रविदास महाराज 15वीं शताब्दी से सिखा रहे हैं, बुद्ध जो हैं वो इतने ज़माने से सिखा रहे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार साहिब, तमाम लोग सिखा रहे हैं। तो ये नहीं मान रहे, तो अब जो है कानून का डंडा चलना चाहिए, कानून को सख्त बनाना चाहिए और ऐसे लोग जो जातिवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो लोग डरें। जो जातिवादी लोग हैं वो जातिवाद करने से डरें, तब मुझे लगता है कि कुछ कंट्रोल हो सकता है। जाहिर तौर पर संविधान तो बना है, लेकिन अगर ऐसे मनुवादी सोच के लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन लोगों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।